और चलिए उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपदा के चलते 31 जुलाई को रोकी गई केदारनाथ यात्रा आज फिर से शुरू हो सकती है। आज केदारनाथ में मौसम साफ है, ऐसे में उम्मीद है कि आज केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर उड़ान भर पाएंगे और हेली यात्रा शुरू हो जाएगी। कल खराब मौसम की वजह से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाए थे। धामी सरकार दोबारा से केदारनाथ यात्रा शुरू करने पर खासा फोकस कर रही है। सीएम धामी ने हेली टिकट पर भी 25% की सब्सिडी देने का ऐलान किया था। तो आज एक बार फिर से हेली सेवा की शुरुआत हो जाएगी और आज माना जा रहा है कि केदारनाथ की यात्रा शुरू होगी। हालांकि शुरुआत कल से ही होनी थी, लेकिन कल मौसम खराब था जिसके चलते हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाए थे और आज उत्तराखंड में मौसम साफ बना हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ में संदीप जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संदीप, आज मौसम साफ बना हुआ है और आज माना जा रहा है कि हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे। पहली उड़ान कितने बजे से शुरू होगी? जी, आपको बिल्कुल बता दें कि आज कल केदार घाटी में लगातार बारिश हो रही थी और जो हवाई यात्रा थी वो भी शुरू नहीं हो पाई थी। जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परसों कहा था कि जो हवाई यात्रा होगी केदारनाथ धाम में, लेकिन आज फिलहाल वहां सुबह से मौसम खराब है। हालांकि बादल छाए हुए आसमान में, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आज वहां पर चिनूक और जो MI-17 है उसने वहां पे उड़ान भरी सुबह और लगभग 200 लोगों को, जो स्थानीय लोग हैं केदारनाथ पे, उनको लेकर आया है। और अभी जो है वहां पर हेली, जो लगातार जो प्राइवेट हेली हैं वो भी वहां पे तैयार है, लगातार वो भी कुछ सामान केदारनाथ में ले जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर जो रेस्क्यू कार्य होने, राहत बचाव कार्य, कुछ लोग वहां पर पैदल ट्रैक से भी आ रहे हैं और वहां पर जो सड़क निर्माण का कार्य है वो भी आज शुरू हो गया। इसके साथ ही लिंचौली, रामबाड़ा, भीमबली, जहां पर फ्लड आया था और वॉश आउट हो गई थी वहां पर पैदल ट्रैक, उसको भी ठीक करने का कार्य वहां पर हो रहा है। लगभग 300 से ज्यादा मजदूर वहां पर तैनात हैं। तो आप समझ सकते हैं क्योंकि केदार घाटी का जो एरिया है वो मौसम पे सबसे अधिक डिपेंड करता है, क्योंकि अगर वहां मौसम साफ रहे तो सभी कार्य वहां पर तेजी से होंगे। और अभी जो यात्रा की बात करें तो आज जो है हवाई जो हेली यात्रा होगी वो आज शुरू हो सकती है, जैसे ही वहां पर लोगों को निकाला जाएगा, जो लोग केदारनाथ धाम में, क्योंकि वहां पर मैं आपको बता दूं जो यात्री थे वो लगभग 2 दिन पहले उनको सभी रेस्क्यू पूरा कर दिया गया था, लेकिन अब वहां पर स्थानीय लोगों को निकाले जाने का वहां पर कार्य किया जा रहा है और इसके बाद वहां पर हेली यात्रा शुरू होगी। जी, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया संदीप आपका। उधर और केदार घाटी में कुदरत के कहर से कई लोगों ने अपनी जान बचाई है और उनमें से एक सचिन भी था जिसने प्रकृति के प्रकोप को अपनी आंखों से देखा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 31 जुलाई को करीब 8:30 बजे जब केदार घाटी में आपदा आई तो सचिन भी अपने दोस्तों के साथ केदारनाथ के दर्शन कर वापस लौट रहा था। तभी अचानक लिंचौली में हलचल हुई और बड़े बोल्डर और मलबा तेज पानी के साथ बहने लगा, लेकिन सचिन और कुछ लोगों ने एक बड़े पत्थर के पीछे छिपकर अपनी जान बचाई। मेरा साथ में घोड़ा वाला था और वो लड़के लोग कहाँ थे? वो लड़के लोग शायद इस साइड ही हो गए थे, इधर भागने की कोशिश की। आप मतलब यहाँ पर? सर मैं और घोड़े वाले यहीं थे, यहीं हमारे आगे ऊपर से ही गया, वही तो सर ऊपर से ही गया। तो हिला था 3 बार, मुझे लगा मैं गया पर ये टिका रहा। आपदा से पूरी केदार घाटी में भारी नुकसान हुआ है। वहीं 3 लोगों के लापता होने की सूचना भी प्रशासन को मिली है, जिनकी तलाश की जा रही है। SDRF की टीम का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। 3 कंप्लेंट हमारे पास पहुंची है मिसिंग की, तो उसी को हम उसमें कार्रवाई कर रहे हैं कि इसके फोन ट्रैक कर रहे हैं कि अंतिम समय में लोकेशन कहाँ था, क्या था। अभी थोड़ी सी दिक्कत इसलिए आ रही है कि अभी भी जो है वहाँ नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। तबाही का मंजर बेहद खौफनाक था, जिसे याद करके सचिन आज भी सिहर उठता है। हालांकि सचिन ठीक है, लेकिन आपदा से केदार घाटी का पैदल रास्ता तबाह और बर्बाद हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेन बर्तवाल की रिपोर्ट। नैनीताल में चारों तरफ से संकट बन गया है। टिफिन टॉप में भूस्खलन के बाद में अब शहर को लेकर चिंता और भी ज्यादा बढ़ने लगी है। नैनीताल के टिफिन टॉप ही नहीं बल्कि चाइना पीक और साथ ही चार्नल लॉ ठंडी सड़क के साथ में बनिया नाले में भी खतरा बना हुआ है। हालांकि बनिया नाले में ट्रीटमेंट के काम को जरूर किया जा रहा है, मगर
चौतरफा संकट से नैनीताल घिरा हुआ है। पिछले कई सालों से टिफिन टॉप और साथ ही चाइना पीक के ट्रीटमेंट का भी काम हो रहा है, योजना बन रही है, लेकिन कोई काम की शुरुआत अभी तक फिलहाल नहीं हो पाई। आपको बता दें कि टिफिन टॉप की पहाड़ी से भारी भूस्खलन हुआ है और बड़े बड़े बोल्डर आने से लोग परेशान हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में नैनीताल से वीरेंद्र वेस्ट जुड़ गए हैं। वीरेंद्र का रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र, अभी क्या हालात आप नैनीताल में देख पा रहे हैं, क्योंकि पहले जो तस्वीरें सामने आई थी वो वाकई में डराने वाली थी। देखिए अमनदीप, जिस तरह से कल टिफिन टॉप में लैंडस्लाइड हुआ है उसने डराया जरूर है, क्योंकि बड़े बड़े बोल्डर वहां से नीचे गिरे हैं और अन्य स्थानों पर भी ऐसा ही खतरा बना हुआ है। चाइना पीक पहले से ही खतरे में है, चाटन लॉज पहले से ही खतरे में है, बलिया नाले में हालांकि पुनर्निर्माण के काम हो रहे हैं, लेकिन उन पर भी सवाल लगातार जो स्थानीय लोग हैं वो उठा रहे हैं। लेकिन जिस कदर पिछले सालों में आपने देखा होगा कि 2010 के बाद नैनीताल की जो भार वहन करने की क्षमता है वो खत्म हो चुकी है, और उसके बावजूद भी लगातार शहर में निर्माण होता रहा है और जो गाड़ियों का प्रेशर है या टूरिस्ट का दबाव है वो भी लगातार बढ़ता रहा है। हालात ये हैं कि अब उसके असर दिखने लगे हैं। अलग अलग स्पॉट पर, अलग अलग स्थानों पर जो लैंडस्लाइड है वो हो रहा है। चाटन लॉज एक स्थान है, वहां पर खतरा इस कदर बना हुआ है कि 25 से 30 मकान उस पूरी जद में आ सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले इलाके में दरारें पड़ गई हैं। और चाटन लॉज में पिछले साल एक 2 मंजिला मकान भी गिर गया था। चारों तरफ से आपदा की मार झेल रहा है। ठंडी सड़क में लगातार भू कटाव हो रहा है। उसके ट्रीटमेंट के काम 2 साल से हो रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। हालांकि अब जिस तरह से कल टिफिन टॉप में बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, बड़े बड़े बोल्डर वहां पर गिरे हैं, हमने अपने दर्शकों को दिखाया था ग्राउंड जीरो पे जाके कि किस तरह के हालात वहां पर हैं। तो उसके बाद प्रशासन की टीम ने मौका मुआयना जरूर किया है, लेकिन जो लैंडस्लाइड वाला स्थान है वहां तक कोई भी टीम नहीं पहुंच पाई है। हालांकि शाम को डीएम नैनीताल से हमारी इस सारे मसले को लेकर बातचीत हुई थी, तो उनका कहना था कि 1-2 दिन में जो भूगर्भी टीम है वो यहां पर आएंगी, भूगर्भी टीम उस पूरे इलाके का सर्वे करेंगी और उसके बाद जो ट्रीटमेंट के काम है वो कैसे करने हैं उन पर भी काम होगा। हालांकि जो चाटन लॉज वाला इलाका है वहां पर जो आपदा प्रबंधन के काम हैं उनको लेके भी काम होने की बात हो रही है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से लगातार नैनीताल शहर के लिए खतरा बढ़ रहा है, प्रेशर शहर पर इस कदर बड़ा है कि भार वहन करने की क्षमता खत्म हो गई है, तो आने वाले दिनों में भी ये खतरे बने रहेंगे। हालांकि लगातार इस बात को लेके जो पर्यावरणविद हैं या जो तमाम शहर के चिंतक हैं वो इस बात को कहते हैं कि नैनीताल शहर में जो वाहनों का प्रेशर है उसको कम किया जाए, जो टूरिस्ट का दबाव है उसको कम किया जाए, ताकि जो शहर है उसको बचाया जा सके। अमनदीप, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दिल्ली में बंसल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। बंसल ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर पीएम को शुभकामनाएं दी। साथ ही गंगाजली रुद्राक्ष की माला और साथ ही हिमाद्री का शाल और साथ ही पुस्तकें भी भेंट की हैं। और बंसल ने बताया कि कई वर्तमान मुद्दों पर बातचीत हुई है। दिल्ली से देहरादून तक उत्तराखंड की भाजपाई सियासत में इन दिनों मेल मुलाकात का दौर चल रहा है। मुलाकातों के इस सियासी मौसम को लेकर कयासों का बाजार भी गर्म हो गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आमतौर पर दिल्ली जाते रहे हैं और पीएम से लेकर शीर्ष नेताओं से आए दिन उनकी मुलाकात होती रहती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से धामी कैबिनेट के मंत्रियों के दिल्ली दौरे और हाई कमान से मुलाकातों का सिलसिला अचानक से बढ़ गया है। हालांकि मंत्री सियासी मुलाकातों के इस दौर को विभागीय कामकाज से जोड़ रहे हैं। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत 2 दिन दिल्ली रहे। उन्होंने दिल्ली में प्रधानमंत्री और फिर गृह मंत्री से मुलाकात की। कृषि मंत्री गणेश जोशी भी इसके बाद दिल्ली पहुंचे और उन्होंने भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मंगलवार को वन मंत्री सुबोध उनियाल ने भी दिल्ली पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और फिर बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिले।
मंगलवार को ही सांसद त्रिवेंद्र रावत, अजय भट्ट, अनिल बलूनी ने 2022 में उत्तराखंड के चुनावी प्रभारी रहे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वहीं मंगलवार को ही पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की। अब वो किस लिए जा रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो, मेरे पास एग्रीकल्चर विभाग है, एक ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव करके एक केंद्र सरकार की संस्था है और माननीय अमित शाह जी का विभाग है, मैं उनसे मिलने गया था। मुलाकातों का ये दौर दिल्ली में ही शुरू नहीं हुआ, बल्कि देहरादून में भी बीजेपी के कई नेता मुख्यमंत्री से मुलाकात करते नजर आए। मुलाकातियों में यूं तो विधायकों की लंबी लाइन है, लेकिन चर्चा में जो चेहरे आए उनमें बिशन सिंह चुफाल, मदन कौशिक और अरविंद पांडे का नाम खास तौर पर शामिल था। तो मुझे लगता है कि कैबिनेट का विस्तार करेंगे, वक्त आने पर करेंगे और काम तो हमारा चल ही रहा है, काम में कोई भी रुकावट नहीं है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी कमान संभाले हुए हैं, अधिकतर जहां पर कोई नहीं वहां पे मुख्यमंत्री जी दिखते हैं और ये अच्छी बात भी है। मुलाकातों के इस मौसम पर सोशल मीडिया से लेकर बीजेपी इंटरनल तक में खूब चर्चा हो रही है। दिल्ली की बात करें तो बदले सियासी हालातों में इसे दिल्ली की दरियादिली बताया जा रहा है, तो उत्तराखंड में इसे कैबिनेट विस्तार और सरकार में दायित्व से जोड़कर देखा जा रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड वन विकास निगम ने यूपी से 560 करोड़ रुपए लिए बिना ही उसका 1 अरब रुपए इनकम टैक्स जमा करने वाला मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद में अब पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि यह बिना मंत्री और सरकार की सहमति से नहीं हो सकता। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री लेवल पर भी इसकी जांच पड़ताल शुरू हो गई है। वहीं मामला खुलने के बाद में वन विकास निगम के अफसरों से भी पूछताछ होगी और उनमें भी हड़कंप मचा हुआ है। और इसी बीच जानकारी मिली है कि यह पूरी रकम 2016 में तत्कालीन एमडी वन निगम एसटीएस लेपचा के कार्यकाल में जमा की गई थी। पुनर्गठन मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के निर्देश पर अब वन निगम के अफसर इसी महीने यूपी जाकर वहां फंसी 560 करोड़ रुपए की रकम को लेकर बातचीत करेंगे। इनकम टैक्स विभाग ने लगभग 96 करोड़ रुपया उत्तराखंड वन निगम से उसमें अकाउंट सीज कर लिए थे और उन्होंने कुछ पैसा तो सीज कर लिया उसमें और एक धनराशि हमने जमा भी करी। तो कुल मिला के इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के द्वारा जो कार्रवाई की गई उसमें जमा किया गया। पूरी धनराशि के लिए हमने लगातार लिख भी रहे हैं और इस महीने संभवतः हम लखनऊ में जाकर के वन निगम के संबंधित अधिकारियों से, उनके प्रबंध निदेशक से और भी शासन के अधिकारियों से उनसे वहां पर वार्ता करेंगे। 100 करोड़ का टैक्स बिना हायर उसके तो किया नहीं गया होगा। इसमें वन मंत्री से बिना राय लिए थोड़ी हो सकता है। और फिर इस तरीके की चीजों के लिए तो सरकार जिम्मेदार होती है। सरकार कौन? सरकार का प्रतिनिधि कौन? वन विभाग में सरकार का प्रतिनिधि वन मंत्री। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने मंत्रियों को लेटर भेजकर उनके प्रभारी जिलों के दौरे, प्रभारी जिलों में किए गए प्रवास और साथ ही मीटिंग की डिटेल रिपोर्ट मांगी है। हर महीने दी जाने वाली ये रिपोर्ट मंत्रियों ने मार्च से अभी तक नहीं दी है। दिसंबर 2022 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंपा था। इस दौरान मंत्रियों से उम्मीद की गई थी कि वो अपने प्रभारी जिले में हर महीने किसी एक ब्लॉक में जाएंगे, विकास योजनाओं का निरीक्षण करेंगे और इस दौरान रात में उसी जिले में रुकना था। जनता के साथ कार्यकर्ताओं की समस्याओं का भी समाधान करना था और यही नहीं, इसके बाद डिटेल्ड रिपोर्ट मुख्यमंत्री को देनी थी। अब शुरुआत में तो मंत्रियों ने रिपोर्ट भेजी, लेकिन पिछले 6 महीने में प्रेमचंद अग्रवाल को छोड़कर किसी भी और मंत्री ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। अब ऐसे में खुद मुख्यमंत्री ने 2 अगस्त को लेटर लिखा है और रिपोर्ट मांगी है। कि माननीय मंत्रीगणों से अनुरोध तो जारी था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अब एक पुनः पत्र माननीय मंत्रीगणों को प्रेषित किया है, जिसके माध्यम से उनसे अनुरोध किया गया है कि वो अपने प्रभारी जिलों में जो भी भ्रमण करते हैं, भ्रमण तो वो अवश्य करते हैं, लेकिन किसी कारणवश हमें कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग को जैसे पहले रिपोर्ट आया करती थी वो नहीं आ पा रही थी।
तो मुझे खुशी है कि जो मैंने आख्या दी है माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो मेरी जिम्मेवारी थी मैंने पूरी की है। और मेरा तो प्रयास रहता है कि जहां मेरा विधानसभा क्षेत्र में वहां भी सक्रिय रहूं। मेरे प्रदेश में मुझे जो जिम्मेवारी मिलती है या मुझे प्रभारी जिले में जो जिम्मेवारी मिलती है उसमें मैं काम। उत्तराखंड में मंत्रियों को लेकर ये बात उठती रही है कि मंत्री अपनी विधानसभा के मंत्री बनकर रह गए। फॉरेस्ट फायर हो या फिर चारधाम यात्रा या केदारनाथ आपदा, हर मोर्चे पर अंत में मुख्यमंत्री को ही कमान संभालनी पड़ती है। हालांकि मंत्रियों का दावा है कि वो अपने अपने प्रभारी जिलों में नियमित दौरे कर रहे हैं और सीएम को रिपोर्ट भी भेज रहे हैं। नहीं, मेरे द्वारा सारी जितनी भी आख्याएं थी वो सबमिट कर दी गई। हो सकता है क्योंकि मैं अपने क्षेत्र में खुद आपदा से निपट रहा था तो मुझको वो मेरे सिग्नेचर्स नहीं हुए होंगे उसमें। लेकिन अगर ऐसा कोई हमारी रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई, क्योंकि हम लोग लगातार जिलों में घूम रहे हैं, चाहे वो बागेश्वर हो चाहे रुद्रप्रयाग हो, और हर साल रिपोर्ट हमारी सबमिट होती है। और अगर कोई उसमें देरी हुई होगी तो उसको हम चेक करा लेंगे। नहीं, मैंने देखिए हमने हर माह अभी रिपोर्ट देती है और जितना, जहां तक मेरी व्यक्ति की बात है, जितना अपने जिले में मैं रहता हूं लगातार अपने जिलों की रिपोर्ट हम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करते हैं। सूत्रों की माने तो कई मंत्री 15 अगस्त, 26 जनवरी या फिर जिला प्लान की मीटिंग के अलावा प्रभारी जिलों का रुख तक नहीं करते। ब्लॉक लेवल पर जाकर वहां रात में रुकना बहुत दूर की बात है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री को एक एक मंत्री को पत्र लिखकर उन्हें उनके ही दौरों की याद दिलानी पड़ी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। रुड़की में मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन, तोमर गुट और साथी एआरटीओ कर्मचारियों के बीच में हंगामा और तोड़फोड़ हुई। अब इस मामले में पुलिस ने 16 किसानों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और 5 किसानों को गिरफ्तार भी कर लिया। साथ ही 70 से 80 अज्ञात किसानों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। कल किसानों ने अपनी मांगों को लेकर एआरटीओ ऑफिस पर धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें किसानों और एआरटीओ कर्मचारियों के बीच में जमकर नोकझोंक हुई थी। वहीं किसानों का तोड़फोड़ और कर्मचारियों के साथ में लूटपाट के चलते आरोप भी लगे थे। फिलहाल ये वीडियो आप देखिए और अब पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। पीड़िता की लिखित तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें 16 लोग नामजद एवं अन्य 70-80 लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकरण की कार्रवाई हुई है और इसमें 5 लोगों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। आज उत्तराखंड कांग्रेस की बड़ी बैठक दिल्ली में होने जा रही है। बैठक में करीब 16 नेता शामिल होंगे और बैठक की अध्यक्षता प्रदेश प्रभारी शैलजा करेंगे। सभी सीनियर नेता, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता विपक्ष यशपाल आर्य और हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश पोदियाल शामिल होंगे। और माना जा रहा है कि बैठक में केदारनाथ उपचुनाव, निकाय चुनाव और संगठन को लेकर चर्चा होगी। वहीं मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस की जीत के बाद ये प्रदेश प्रभारी की पहली बैठक है। आज 8 अगस्त है और आज ही के दिन 1936 में एशिया के पहले नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी, जिसे हम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं। कॉर्बेट के इन 88 सालों के शानदार सफर पर एक नजर डालते हैं। देश में 1 अप्रैल 1973 को बाघ बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया, जिसमें बाघों को संरक्षित करने का पहला जिम्मा भी कॉर्बेट पार्क को दिया गया, जिसे कॉर्बेट पार्क ने बखूबी निभाया है। यहाँ साल 1976 में 57 बाघ थे, जो अब बढ़कर 260 हो गए हैं। देश के 55 टाइगर रिजर्व में यहाँ सबसे ज्यादा बाघ हैं, जिनका घनत्व भी दुनिया में सबसे ज्यादा है। यहीं पे प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। उसके बाद आज अगर बाघ का नंबर देखें चाहे घनत्व देखें, उन सब में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व नंबर 1 है। तो इस तरह से जो अग्रणी जो पोजीशन है कॉर्बेट की, वो लगातार मेंटेन्ड है। आगे भी हमारा ये प्रयास है कि इसी तरह के कार्यक्रम और कार्य इसी तरह से करे जाएं
ताकि कॉर्बेट वन्यजीव संरक्षण में नंबर 1 की जो पोजीशन है उसको मेंटेन कर सके। प्रदेश में राजाजी टाइगर रिजर्व के वेस्टर्न पार्ट में यहां से बाघों को शिफ्ट किया गया, जो एक सफल प्रयोग साबित हुआ, जिसके बाद अब दूसरे राज्यों से भी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बाघों की डिमांड आने लगी है। आज की तारीख में 2 राज्यों ने हमसे टाइगर्स मांगे हैं, एक उड़ीसा में और एक राजस्थान में। दोनों के लिए हमारी राज्य सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दी है। जो उड़ीसा के लिए जो प्रस्ताव था उसमें एनटीसी का यह मत है कि पहले वो अपने बगल के राज्यों से प्रयास करें। राजस्थान के लिए सहमति भी दी गई, उस पर अभी वहाँ से दोबारा कुछ आया नहीं है। वन्य जीव संरक्षण के लिए 1936 में किया गया बीजारोपण अब खूब फल फूल रहा है। कॉर्बेट के ये बाघ अब देश में अपना कुनबा बढ़ाने को तैयार हैं। कुल मिलाकर कॉर्बेट पार्क का 88 साल का ये सफर शानदार साबित हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।